अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड करके या फिर लिख के ईमेल कर सकते हैं। अच्छा गाइस, मैंने मलीर के मुतालिक इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं और आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी हमें ज़ुबैर साहब ने मलीर से ही शेयर की है। ये बताते हैं कि गए वक्तों में, यानी अब से तकरीबन 15 या 20 साल पहले, मलीर के अंदर एक बहुत ही मशहूर सोसाइटी है जिसे शमसी सोसाइटी कहा जाता है। तो ये वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। ये बताते हैं कि हम सालों से ना सिर्फ उस घर में रहा करते थे बल्कि जब तक हम उस घर में रहते रहे हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के वाक़यात थे जो ना सिर्फ पेश आए बल्कि जिनकी वजह से हमें यकीन हो चला था कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी दीगर मखलूक़ात हुआ करती हैं। इससे पहले कि हम इनकी स्टोरी और वाक़यात की तरफ बढ़ें, अगर आप लोगों ने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऑडियो को लाइक कर दें। ज़ुबैर साहब बताते हैं कि इनका जो घर था वो बुनियादी तौर पे न सिर्फ पुरानी तामीरात पे मुश्तमिल था बल्कि ग्राउंड प्लस 1 घर था और इसकी जो दीवारें थीं या इसका जो भी स्ट्रक्चर था वो इस कदर बोसीदा हो चुका था कि अक्सर इनको लगा करता था कि किसी भी दिन ये जो घर है खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था और इनके जो चचा या चची का कमरा था वो उस वक्त बंद हुआ था। अब उसके पीछे शायद ये वजह थी कि इनके जो चचा हैं वो चच्ची को लेके किसी शादी में या किसी तकरीब में गए हुए थे। बज़ाहिर तो कमरे के अंदर ताला लगा हुआ था लेकिन कमरे की जो खिड़की है वो खुली हुई थी और अगर आप चाहें तो बासानी उस कमरे के अंदर झांक सकते थे। ये बताते हैं कि इत्तफाक से जब मैं अपने चचा के कमरे के सामने से गुजरा तो गैर इरादी तौर पे मैंने कमरे के अंदर खिड़की के ज़रिए झांकना शुरू किया और जैसे ही मैंने खिड़की के ज़रिए उस कमरे के अंदर देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस कमरे में बिल्कुल आखिर में जहाँ पे इनकी ड्रेसिंग टेबल या इस तरह की कोई टेबल मौजूद है, उस टेबल के बिल्कुल बराबर में शायद कोई ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है जो मुझे नज़र आ रहा है। अब शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो शेड है मैं उसको देख रहा हूँ और इस शेड ने मुझे वहम में डाल रखा है कि जैसे कि कोई वहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है। लेकिन जबकि मैं उस शेड को मुसलसल देख रहा था तो देखते ही देखते वो जो शेड था ऐसा लगा कि वो ना सिर्फ ज़मीन के ऊपर लेट चुका है बल्कि ज़मीन पे लेटने के बाद उसने अपने आप को घिस घिस के या रगड़ के चलना शुरू कर दिया है। जैसे कि आम तौर पे अगर कोई शख्स माजूर हो और वो अपने आप को ज़मीन से घसीटता हुआ आगे बढ़े तो कुछ इस तरह के मनाजिर थे जो मेरे सामने मौजूद थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस रूम में बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ था और जिस खिड़की के ज़रिए मैं अंदर झांक रहा था उस खिड़की के ऊपर भी लोहे की ग्रिल मौजूद थी। यानी इस रूम के अंदर किसी के जाने का या फिर बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट ने अपने आप को घसीट घसीट के आगे बढ़ना शुरू किया तो मैं जानबूझ के वहीं पे रुक गया और मैंने सोचा कि मैं चेक करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर हमारे घर में दाखिल हो चुका हो। अब जबकि मैं उस शैडो पे मज़ीद गौर कर रहा था तो मैंने देखा कि उस शैडो में 2 आंखें जो कि बज़ाहिर लाल अंगारों की तरह चमक रही थी मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ नज़र आना शुरू हुई बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो जो भी मखलूक है
अपने आप को घसीटती हुई आगे बढ़ रही है तो उसके 2 के बजाय 3 पैर हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं इस मखलूक को मज़ीद देख रहा था वैसे वैसे न सिर्फ मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे बल्कि मेरे ऊपर एक अजीब सा खौफ था जो तारी हो चुका था। मैं कुछ अजीब सी कंडीशन में वहाँ पे खड़ा हुआ था। मैं वहाँ से भागना चाहता था या आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव को किसी ने जकड़ रखा है और मुझे वहाँ से हिलने में या वहाँ से आगे बढ़ने में दुश्वारी हो रही है। इसी दौरानिए में जब मैंने अपने तौर पे कुरान आयत को या फिर आयतुल कुर्सी को पढ़ने की कोशिश शुरू की तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे होठों को बाकायदा सी दिया गया है और मेरी कोशिश के बावजूद ना ही मैं आयतुल कुर्सी या कोई भी कुरान आयत पढ़ पा रहा हूँ और ना ही मैं इस काबिल हूँ कि वहाँ से हिल सकूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मेरी ऐसी ही हालत थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर वो जो भी मखलूक थी वो एक हद तक आगे आई और वहाँ पे आके रुक गई। इसी दौरानिए में मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पीछे से एकदम से जो मेरी चाची थी उन्होंने आवाज़ दी। यानी कि जो मेरे चाचा और चाची शादी में गए हुए थे वो एकदम से ना सिर्फ पीछे आ चुके थे बल्कि जैसे ही उन लोगों ने मुझे आवाज़ दी तो वो जो भी मखलूक कमरे के अंदर मौजूद थी ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते वहाँ से हवा में तहलील हो चुकी है। अब जैसे ही मेरी चच्ची ने मुझे पीछे से आवाज़ दी तो मैं मुकम्मल तौर पे न सिर्फ आज़ाद हो चुका था बल्कि अब बाकायदगी से मेरी ज़बान ने या मेरे जिस्म ने काम करना शुरू कर दिया था। खैर उन लोगों ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि तुम इतनी रात में हमारे कमरे के बाहर खिड़की से अंदर की तरफ क्यों देख रहे हो। अब मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं उनको क्या बोलूं। मैंने उनको कहा कि शायद आपके कमरे में कोई काले कलर की बिल्ली आई हुई है और मैंने उसको अभी यहाँ से मुंह बोते हुए अपनी आंखों से देखा है। खैर जब मेरे चचा ने रूम को अनलॉक किया और अनलॉक करने के बाद अंदर जाके लाइट जलाई तो अजीब बात यह थी ना ही अंदर कोई इस तरह की मखलूक मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म के निशानात मौजूद थे। खैर इसी तरह जब 2 या 3 दिन मज़ीद गुजरे तो 2 या 3 दिन के बाद वही मेरे चचा चची जो कि उस कमरे में रहा करते थे उनकी बेटी की एकदम से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। कुछ अजीब तरीके से उसकी तबीयत ख़राब हुई कि दिन के औकात में वो बिल्कुल नॉर्मल रहती, लेकिन जैसे ही मगरिब की नमाज होती या मगरिब की अजान होती और आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होना शुरू हो जाता तो एकदम से ऐसा लगता कि इस बच्ची के ऊपर पता नहीं क्या होने लगा है और वो देखते ही देखते न सिर्फ बुखार में तपने लगती बल्कि अपने मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकालती। अब मेरे जो चचा थे वो एक तालीम याफ्ता आदमी थे जबकि जो मेरी चची थी उनकी इतनी खासी तालीम नहीं थी। मेरी चची का ये कहना था कि इस बच्चे के साथ ज़रूर कोई ना कोई दूसरा मसला है, जबकि जो मेरे चचा थे वो मेडिकल इलाज पे जोर दे रहे थे। खैर तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद तब कहीं जाके वो जो बच्ची थी उसकी तबीयत न सिर्फ कदरे बेहतर हुई बल्कि फिर दोबारा से उसने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। अब जैसे ही उस बच्ची की तबीयत बेहतर हुई तो हमें लग रहा था कि जैसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल हो चुका है। लेकिन उसी रात यानी कि शायद जुमेरात की रात थी और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, मेरे चचा और चची अपनी बेटी के हमरा कमरे में सो चुके थे। मेरा जो कमरा था वो इनके कमरे से तकरीबन 10 या 12 फीट के फासले पे मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जाग रहा था और शायद मैं कोई काम कर रहा था या फिर मैं रेडियो सुन रहा था कि इसी दौरानिए में एकदम से न सिर्फ मेरे दरवाजे पे बल्कि जहाँ पे मेरे चचा का कमरा था उस कमरे पे भी ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग होना शुरू हो गई।
ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से न सिर्फ दरवाजे को पीट रहा है, बल्कि जो भी बाहर मौजूद है उसके पीटने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो किसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है और वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके दरवाज़ा खोल दिया जाए। अब जैसे ही इतनी ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी तो सबसे पहले बजाय इसके मैं दरवाज़ा खोलता, मैंने सोचा कि मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखता हूँ, आखिर कौन है जो इतनी बुरी तरह से दरवाज़ा पीट रहा है। अब जैसे ही मैंने विंडो से बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो कुछ अजीब सा मंज़र था जो मेरी आंखों के सामने मौजूद था और जिस पे यकीन करना इतना आसान नहीं था। मैंने देखा कि मुश्किल से 4 या 5 साल के 2 बच्चे हैं और बज़ाहिर दिखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों की जो शक्लें हैं वो हूबहू एक जैसी हैं, यानी कि उनके जो चेहरे थे या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो ना सिर्फ एक जैसे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरों पे हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनकी जो आंखें थीं, उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे ना सिर्फ शोले निकल रहे हैं बल्कि उनके सरों पे सींगों की तरह वो बाहर मौजूद थे। दोनों हूबहू एक ही जैसे बच्चे, एक ही शक्ल के बच्चे मेरे चचा और मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे और एक बच्चा उनके दरवाजे को बजा रहा था और एक बच्चा मेरे दरवाजे पे बार बार हाथ मार रहा था। अब जैसे ही मैंने इन अजीबुल खलकत बच्चों को अपने कमरे के बाहर नॉकिंग करते हुए देखा तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि इतनी रात में इस तरह के बच्चों का छत के ऊपर या यहाँ पे नज़र आना, यकीनन ये जो बच्चे बाहर मौजूद हैं ये किसी भी तरह इंसान के बच्चे नज़र नहीं आते। खैर अगले ही लम्हे मैं फ़ौरन से अंदर की तरफ हुआ और जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने उन सब की तिलावत शुरू कर दी। अब जैसे जैसे मैं तिलावत कर रहा था वैसे वैसे ये जो नॉकिंग की आवाज़ थी ऐसा लग रहा था कि ना सिर्फ कम होती जा रही है बल्कि 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर ये जो आवाज़ थी ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी। खैर कुछ देर के बाद जब ये आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी तो ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे चचा भी अपने कमरे से बाहर निकल के आए। उनका भी यही कहना था कि उन्होंने भी वैसे ही और उन्हीं 2 बच्चों को देखा है जैसे कि मैंने भी अभी कुछ देर पहले 2 बच्चों को कमरे के बाहर देखा था। इस वाक़ये के बाद न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे चचा को बल्कि पूरी फैमिली को यकीन हो चला था कि हमारा जो घर है इस घर में हमारे साथ साथ दीगर मखलूक़ात भी रहा करती हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 4 या 5 दिन मज़ीद गुजरे और एक दफ़ा की बात है कि मगरिब के बिल्कुल बाद का टाइम था, यानी कि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और उसके अज़ान के होने के बाद मेरी जो पप्पो हैं वो कपड़े धोने के बाद उनको डालने के लिए छत पे गई थी। पप्पो बताती हैं कि जब मैं कपड़े लेके कपड़े डालने के लिए छत पे गई तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से जब छत के ऊपर आई तो मेरी नज़र सामने जो कमरा मौजूद था उस कमरे के अंदर पड़ी। बज़ाहिर इस कमरे की जो लाइट थी वो बंद हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी तो अंदर का जो भी नज़ारा था वो मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा था। खैर ये बताती है कि इन्होंने देखा कि तकरीबन 7 या 8 फीट का कोई लंबा सा आदमी है जिसने बज़ाहिर काले कलर का लिबास पहन रखा है और वो ना सिर्फ कमरे के अंदर की तरफ मौजूद है बल्कि उसका जो सर है या उसका जो कद है वो इस कदर लंबा है कि उसका सर बाकायदा फंके के बिल्कुल बराबर तक मौजूद है। उस आदमी के चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे बेतहाशा ज़ख्म मौजूद हैं और कुछ अजीब तरीके से यानी गुस्से की हालत में वो मुसलसल फुप्पू की तरफ देख रहा था। बज़ाहिर उसके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो फुप्पू के इस आदमी की तरफ देखने पे ज़रा भी खुश नहीं है।
वो नहीं चाहता कि पप्पू इसकी तरफ देखती रहे। खैर, जब पप्पू ने भी इतने लंबे और इतने खौफनाक आदमी को कमरे के अंदर की तरफ देखा तो बजाय इसके वो उन कपड़ों को वहाँ पे रस्सी पे डालती, उन्होंने उस कपड़ों वाली बाल्टी को वहीं छत पे रखा और छत पे रखने के बाद भागती हुई नीचे आ गईं। अब जब पप्पू भागती हुई नीचे की तरफ आई तो उस वक्त घर में जो भी मर्द मौजूद थे उन्होंने जब इस वाक़े को सुना तो पप्पू को लेके छत की तरफ दोबारा गए। और अजीब बात ये थी कि जब पप्पू तमाम जितने भी मर्द थे उनके साथ छत पे गईं तो उस कमरे में ना ही वो शख्स मौजूद था और ना ही ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई निशानी मौजूद है। हालांकि पप्पू का कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से न सिर्फ उस लंबे चौड़े आदमी को देखा है बल्कि उसके चेहरे पे जिस तरह का गुस्सा मौजूद था वो नहीं चाहता था कि हम यहाँ पे दोबारा आएं। अब ये वाक़या होने के बाद मेरे जो फादर थे, ख़ास तौर पे जो मेरे चचा थे, उन्होंने किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी थी जो कि इस तरह के मामलात को न सिर्फ देखा करता है बल्कि हमारे घर में जो भी मखलूक़ात मौजूद हैं वो किसी भी तरह इन मखलूक़ात को या तो हमारे घर से निकाले या फिर कम से कम उन मखलूक़ात को मजबूर करे कि वो इस तरह से हमारे सामने आना बंद कर दें। इस दौरानिए में जबकि हम लोगों ने रूहानी तौर पे इस सब का इलाज शुरू कर दिया था तो कुछ अजीब तरह के छोटे छोटे वाक़यात थे जो मुसलसल पेश आना शुरू हो चुके थे। जैसे कि पप्पू बताती हैं, अक्सर रात के औकात में यानी कि 2 या 3 बजे के टाइम उनको अक्सर महसूस होता कि रात में कोई ना कोई है जो कि ना सिर्फ उनके कमरे में मौजूद है बल्कि मुसलसल उनके पाँव को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये उठ के बैठती तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी तरह 2 या 4 दिन के बाद एक और वाक़या पेश आया। मेरी दादी बताती हैं कि रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और वो तहज्जुद के लिए उठी हुई थी। खैर, ये बताती हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रही थी। इसी दौरानिए में जब एकदम से मेरी नज़र विंडो की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि 2 हाथ हैं जो कि विंडो के बाहर मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उन हाथों के अलावा जो बाकी जिस्म है वो नज़र नहीं आ रहा। अब जब मेरी दादी ने उन हाथों पे मज़ीद गौर किया तो वाकई में सिर्फ 2 हाथ थे जो कि सिर्फ कोहनियों तक मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे जले हुए या जलसे हुए दोनों हाथ हैं और उन हाथों पे न सिर्फ बहुत सारे बाल मौजूद हैं बल्कि उन उंगलियों पे बहुत लंबे लंबे से गंदे से नाखून मौजूद थे। कुछ अजीब तरीके से वो जो हाथ थे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरी जो दादी थी वो हमेशा से हिसार करके सोया करती थीं तो शायद इसी वजह से वो दोनों हाथ खिड़की से अंदर नहीं आ पा रहे थे। खैर, जैसे जैसे हम लोगों ने इस सब का इलाज करना शुरू किया वैसे वैसे एक और हकीकत थी जो हम लोगों पे न सिर्फ अफशा हुई बल्कि हमारे साथ साथ इस सोसाइटी में जितने भी लोग रहा करते थे उनके लिए भी ताज्जुब का बाइस थी। हम सबको ये पता चला कि गए वक्तों में यानी कि अब से 100, 200 या 300 साल पहले ये जो जगह है जिस जगह पे हमारी ये सोसाइटी मौजूद है, इधर ना सिर्फ शमशान घाट हुआ करता था बल्कि अक्सर यहाँ पे उस दौर में जो भी मुजरिम हुआ करते थे उन मुजरिमों को फांसी देने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में एक और साहिबा रहा करती थीं जिनको हम नीलो खाला के नाम से याद किया करते थे। उनका कहना था कि उन्होंने भी इस सोसाइटी में रात को 2 या 3 बजे के टाइम न सिर्फ वॉक करते हुए देखा है बल्कि उनका कहना था कि जो भी औरत इतनी रात में यहाँ पे टहला करती है, एक तो उसके जो पाँव हैं वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पाँव हैं
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گلے میں منگل سوتر ٹائپ کی کوئی چیز پہن رکھی ہوتی ہے۔ خیر جیسے جیسے ہم لوگوں نے ان وظائف پہ عمل کیا تو کم از کم ہمارے گھر میں جو بھی معاملات تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے کم ہونا شروع ہو چکے تھے۔